नमस्कार। पीएसए मास्टर के व्यापार की समझ की सीरीज में आज हम मैक्रो मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो आइए हम फिर से स्वागत करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर आर के सिंह जी का, जिन्होंने पिछली बार माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में जिक्र किया था। तो सर, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सर, आप बताइए कि माइक्रो मैनेजमेंट क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखिए, दो तरह से होता है। एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है, मैक्रो मैनेजमेंट होता है। माइक्रो मैनेजमेंट वर्क करता है शॉप फ्लोर मैनेजमेंट में, जो फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर को मेंटेन करना होता है कि आपके अंडर में जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वेदर दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस और नॉट। तो माइक्रो मैनेजमेंट होता है कि जो काम करने की प्रोसेस बताई हुई है, उस प्रोसेस के हर स्टेप को रिव्यू करना और ये इंश्योर करना कि जैसे प्रोसेस आपने बताई है वैसे ही प्रोसेस आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। जहां आप असाइनमेंट जो भी आपने काम दिया हुआ है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके टेलर्स आपके डिजायर्ड डिजाइन को उसी तरीके से बना रहे हैं, उसी टाइम में बना रहे हैं, उसी प्रोसेस से बना रहे हैं जैसा कि आप चाहते हैं, या उसमें कुछ डेविएशंस कर रहे हैं। डेविएशंस को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट किया जाता है। इवन अगर आप पुलिस अधिकारी हैं और पुलिस में आप माइक्रो मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपके अंडर में जो सिपाही हैं, दरोगाज हैं, उनको जो ड्यूटीज असाइन करी है वो उसी ऑर्डर में उसी तरीके से डिस्चार्ज कर रहे हैं जिस तरीके से चाहते हैं, या आप नहीं करते। माइक्रो मैनेजमेंट में आप पुलिस चौकी विजिट करेंगे, जहां बीट कांस्टेबल की ड्यूटी होगी वहां विजिट करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे कि उसने शाम तक क्या काम किया, 8 घंटे में खड़ा रहा है, क्या चीज रिव्यू करी, रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप करके। एक अच्छा रिपोर्टिंग सिस्टम भी माइक्रो मैनेजमेंट को इंश्योर करता है। जहां तक मैक्रो मैनेजमेंट का सवाल है, वो एक बहुत टफ साइंस है। हमारे कंट्री में मैक्रो मैनेजर्स की बहुत ज्यादा कमी है। मैक्रो मैनेजर क्या होता है? मैक्रो मैनेजर किसी काम को नहीं देखता, वो अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एंटायरिटी में देखता है, और वो ऐसी पॉलिसी बनाता है और पॉलिसी का एग्जीक्यूशन सिस्टम डिजाइन करता है जिससे कि डिजायर्ड लेवल के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। मैक्रो मैनेजमेंट का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सपोज कर लिए आज कंट्री में आप ये चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़े, जो 140वें रैंक पर पड़ी रहती है, वो कैसे बढ़े। तो उसके लिए मैक्रो मैनेजर्स की जरूरत होती है। मैक्रो मैनेजर्स की खूबी ये होती है कि वो एक इनपुट से मिलियन ऑफ द आउटपुट निकाल लेते हैं, और उसकी इंडिया में बड़ी कमी है। गरीबी दूर करनी है, बेरोजगारी दूर करनी है। इवन कंपनी में मैक्रो मैनेजमेंट, अगर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लेवल पर मैक्रो मैनेजमेंट हो, तो ये देखना होता है कि फ्यूचरिस्टिक जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसके लिए पहले से ही एनविशेष करके ऐसा रखा जाए कि आपके एक्शन उस डायनेमिक एनवायरनमेंट को हैंडल कर पाए और ग्रोथ दे पाए। तो वो मैक्रो मैनेजमेंट कहलाता है। जब टोटलिटी में सम ऑफ ऑल माइक्रो मैनेजमेंट इज नॉट मैक्रो मैनेजमेंट, बट मैक्रो मैनेजमेंट इज ए टोटलिटी मैनेजमेंट। टोटलिटी मैनेजमेंट में पॉलिसी मेकिंग, आप ऐसा कोर्स करेक्शन लाते हैं जिससे कंट्री में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप यूरोप में देखें और अमेरिका में देखें, जापान में देखें, उनकी खूबी ये रही है कि उनको मैक्रो मैनेजमेंट आता है। देखिए, जहां तक चाइना की बात है, चाइना का जो ग्रोथ हुआ है वो मैक्रो मैनेजमेंट के कारण नहीं हुआ, वो उनका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एटीट्यूड के कारण हुआ है। उनके पास मैक्रो मैनेजर्स नहीं है। चाइना ने आज तक कोई मैक्रो ऐसी इंटरवेंशन नहीं करी जिससे कोई परिवर्तन आ जाए। कंपनी में, कॉर्पोरेट में मैक्रो मैनेजमेंट्स को अपनी पॉलिसी ऐसे बनानी होती है कि पर एम्प्लॉय पर मशीन प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट आ जाए, इंटरनेशनल बेंचमार्किंग से बेटर आ जाए, उसको मैक्रो मैनेजमेंट कहते सर, आप कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं जो आपके कॉर्पोरेट लाइफ में, आपके वर्किंग लाइफ में आपने ऐसा ऑब्जर्व किया हो, एक्सपीरियंस किया हो मैक्रो मैनेजमेंट के बारे हैं। जी, जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, मैंने ये बड़े लेवल पर देखा कि मैक्रो इंटरवेंशन राइट ना होने के कारण बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। मैं एक कंपनी बताऊं, उस कंपनी में 30 करोड़ के बजट से एक प्रोजेक्ट लाया गया, और डे वन से वो एक बैड मैक्रो डिसीजन था, में। और उसकी वजह से वो टोटल पैसा वेस्ट चला गया और फ्लॉप हो गया। क्योंकि मैक्रो लेवल पर जो मैक्रो पॉलिसी उसकी डिजाइन करी गई थी वो बिल्कुल इनकरेक्ट थी। उसने यह नहीं समझ पाई कि जिन लोगों को आप अपने साथ 1 लाख लोगों को जोड़ने की स्कीम थी, 1 लाख लोगों को जानना चाहते हैं, उनकी साइकोलॉजी का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है। उस कॉमन डिनोमिनेटर के आधार पर वो पॉलिसी नहीं बना पाए और फेल हो गया।
तो एक रूल ये होता है, जब कोई मैक्रो पॉलिसी होता है वो कॉमन डिनोमिनेटर के आधार पर बनाई जाती है, जो कि हमारे कंट्री में बहुत मिसिंग है। आपने लंबे लंबे प्लान सुने होंगे, लंबी लंबी स्कीम पर सुनी होगी, अचीव नहीं हो पाया। डिजिटल इंडिया हमने कहा, स्वच्छ भारत क्या हो गया? क्या डिजिटल इंडिया हो गया? क्यों? क्या लोगों की, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई क्योंकि मैक्रो मैनेजर ही थी? भाई, हमारे देश के नेताओं का बड़ा अच्छा विजन रहता है, लेकिन उनके पास जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो मैनेजर होते हैं, वो मैक्रो मैनेजमेंट में बहुत वीक है। उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका ट्रेनिंग सिस्टम, उनकी नर्चरिंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो मैक्रो मैनेजर्स बन सके। वो केवल एक चाइनीज ऑटोक्रेटिक स्टाइल में काम कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट प्रधानमंत्री कितने बढ़िया बढ़िया विजन लाते हैं, वो अचीव नहीं हो पाते। स्किल सेंटर का देखिए कितना बढ़िया प्रोजेक्ट था, टोटली फेल हो गया ड्यू टू बैड मैक्रो मैनेजमेंट। तो ये आपको मैं उदाहरण बता रहा हूँ जो कि मैक्रो मैनेजमेंट फेल हुए और माइक्रो मैनेजमेंट की सक्सेस होती है। देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट में सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जितनी इनकी संघ की आरएसएस की रैलीज होती है, वो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से बड़े कम कॉस्ट में बहुत अच्छी निपटती है। तो ये संघ के लोग बहुत अच्छा माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं और अपनी रैली को बढ़िया से सफल बनाते हैं। तो सर, आपने हमारे ऑडियंस को कौन से गोल्स या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे कि वो मैक्रो मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बना सके? हाँ, देखिए, मैक्रो मैनेजमेंट की जरूरत जो है नॉर्मली या तो बहुत टॉप मैनेजमेंट को जरूरत होती है कंपनी की, या गवर्नमेंट को जरूरत होती है। दो ही लोगों को, और गवर्नमेंट को 80% गवर्नमेंट को जरूरत होती है। गवर्नमेंट का मैक्रो मैनेजमेंट ही कॉर्पोरेट मैक्रो मैनेजमेंट को सक्सेस या फेल कराता है। गवर्नमेंट को जब मैक्रो मैनेजमेंट बनाना, जैसे भारत एक देश का सवाल है, तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ है, एवरेज एज 29 है। इस लार्ज पॉपुलेशन ऑफ यूथ कोई स्किल डेवलपमेंट की कोई मैक्रो मैनेजमेंट नहीं हो रहा। हमारे यहाँ अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए राइट काइंड ऑफ जॉब एंड बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट करा जा रहा। गवर्नमेंट ये नहीं मैच कर पा रही बैड मैक्रो पॉलिसी के कारण कि हमारा यूथ जो सीख के आ रहा है उसके लिए काम हो, या जो काम आप लाना चाहते हैं वो शिक्षा यूथ को स्कूलिंग से दी जाए। आप स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 10th तक जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 10th के ऑनवर्ड जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो सबसे बड़ा बैड मैक्रो मैनेजमेंट हो जाता है कि बच्चा हमारा पढ़ के लिख के 24 से 23 साल में अच्छी डिग्री करके पैसा खर्च करके मेहनत करके निकलता, लेकिन बाजार में जाता, जो कुछ उसने पढ़ा उसकी पढ़ाई काम में नहीं आ रही होती। आप किसी से पूछिए जो कहेगी मेरी पढ़ाई काम में आ रही है, तो काम में क्यों नहीं आ रही होती? क्योंकि बचपन से स्कूलिंग का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए ज्यादा बना हुआ है, इतिहास पढ़ाने के लिए, इतिहास की हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बनाने के लिए हुआ। लेकिन बच्चा जाके जो हुनर हासिल करे, हमें इस हुनर वाली भीड़ को हुनर वाला बनाना है, उसके लिए मैक्रो मैनेजमेंट की पॉलिसी की जरूरत है। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी सरकार को जो जरूरत है वो इस समय स्ट्रेटेजी के साथ साथ पॉलिसी ऐसी बनानी है जिससे हमारी यूथ पॉपुलेशन अपने बेस्ट टैलेंट से बेस्ट प्रोडक्शन कंट्री के लिए कर पाए। ठीक है सर। लास्टली सर, मैं बताऊंगी सर कि बताऊंगी, पूछना चाहूंगी सर आपसे कि आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को कि भाई क्या इंडिविजुअल को क्या चीजें करनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? जहां तक इंडिविजुअल का सवाल है, इंडिविजुअल को सबसे पहली शिक्षा जो देनी चाहिए और उसे जो बनना चाहिए, ही शुड बिकम ए गुड सिटीजन। पहले गुड सिटीजन बनना चाहिए। उसे गुड सिटीजन बने बिना कोई भी स्किल उसके अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकती। तो मैं तो 10th तक गवर्नमेंट से रिकमेंड करता हूँ, 10th तक आप बेसिक मैथ पढ़ाइए और हाउ टू बी ए गुड सिटीजन वो पढ़ाइए। बस उसको पहले मजबूत करके एक स्ट्रॉन्ग सिटीजन बना दीजिए। दूसरी चीज जो यूथ को, उसके बाद मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअल को स्किल आप बचपन से डिसाइड करिए। पेरेंट्स को सोचना चाहिए पेरेंटिंग करते हुए, बच्चे को वो क्या बनाना चाहती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या सिखाना है बच्चे को वो इम्पोर्टेंट है। आप कहें मैं बच्चे को पायलट बनाना चाहता हूँ, आप कहें मैं बच्चे को आईएएस बनाना चाहता हूँ, उसकी स्किल तो डेवलप करो। अगर वो एग्जाम करके आईएएस भी बन गया तो डिलीवर नहीं कर पाता, तो पायलट फौज में भी चला जाता तो अपनी डिलीवरी नहीं दे पाता। उसके लिए जरूरी है कि उस बच्चे को सबसे पहले सोचो मैं बच्चे को इस काम में एक्सपर्ट बनाऊंगा। बच्चा किसी एक काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। हर बच्चे को ये सोचना उस काम में वो इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट बनेगा। दैट्स ऑल। आप देखना आपका कंट्री 10 साल में कितना प्रोग्रेस कर जाएगा। जहां तक ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, ऑर्गेनाइजेशन को मैं सबसे पहले कहता हूं ऑलवेज इन्वेस्ट इन ह्यूमन। कोई ऑर्गेनाइजेशन मशीनों से नहीं चल सकती, कोई कंट्री मशीनों से नहीं बन सकता। उसके लिए अपनी ह्यूमन कैपिटल को मजबूत रखना सबसे जरूरी है।
अगर जितने डेवलप्ड कंट्री है, जापान है, ये सब इनकी हिस्ट्री देखो कितने डिस्ट्रॉयड थे, ये क्यों बन पाए कि दे इन्वेस्टेड इन ह्यूमन कैपिटल इन राइट डायरेक्शन। वी आर इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल विदाउट एनी डायरेक्शन। तो हमारा यूथ परेशान है, अनएम्प्लॉयड घूम रहा, गरीबी में वक्त काट रहा, अच्छी चीजें कंज्यूम नहीं कर पा रहा, असली दूध नहीं मिल पा रहा बाजार में, असली सब्जी नहीं मिल पा रही, सब चीज में मिलावट मिल रही है, सब दिक्कतें इतनी जो आ रही है, स्पूरियस मेडिसिन मिल रही है, सही से डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, रोड गड्ढों वाली हो रही है, मतलब इतनी दिक्कत है हर जगह। नोएडा जैसे क्षेत्र में एसी में हर सीजन में 2 बार गैस बनवानी पड़ती है। तो ये सब इसके कारण हो रहा है क्योंकि हमारे कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं कर रही, सरकार हमारी ह्यूमन में इन्वेस्ट नहीं कर रही। बड़े बड़े प्रोजेक्टर पुलों में, ब्रिजेज में, डैम्स में, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना रही है। अरे भैया पहले आदमी को तो बना लो। फर्स्ट डेवलप योर ह्यूमन, देन डेवलप योर कंट्री एसेट्स एंड मशीन्स, राइट। तो ये मेरा सब लोगों का रिकमेंडेशन है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कंट्री हो, फर्स्ट मेक योर ह्यूमन बेस्ट ह्यूमन ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। फिजिकली कैसे बनेगा? बचपन से नरिशमेंट में दूध खाना पीना प्योर मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। मेंटली कैसा बनेगा? उसे राइट एनफ एजुकेशन नहीं चाहिए, उसे राइट एजुकेशन चाहिए, उसको राइट पहले बेटर ह्यूमन बनाओ, देन मेक हिम ए बेटर स्किल्ड पर्सन। तब देखिए आपको हर ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी। अगर कोई कंपनी, वेदर इट इज इन्फोसिस और टीसीएस, वो केवल ह्यूमन कैपिटल की वजह से इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन पाई है, वो इस वजह से नहीं बन पाई कि उनके पास पैसा था या बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। राइट काइंड ऑफ पीपल उन्होंने हायर किया, उनकी अच्छी नर्चरिंग करी, अच्छी ट्रेनिंग करी, उससे सफलता बहुत मिली है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हम थैंक्स चाहेंगे फ्रेंड्स। कि आप ये सर ने जो आपको अपनी ट्रिक्स बताई, जो टिप्स बताई, आप अपने लाइफस्टाइल में शामिल करें और इन सब चीज़ों से अपनी नॉलेज को एनहांस करें। धन्यवाद। नमस्कार।